नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले कुछ दिनों में बारिश के बाद ठंड बढ़ने की संभावना है। वहीं राज्य के पश्चिमी हिस्सों में तापमान सामान्य है। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु से ऊपर आया, पर ठंड बरकरार है। हवा के पैटर्न में बदलाव से अब कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में उत्तर पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र में एक नया कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने की उम्मीद है। इसके असर से अगले 2 से 3 दिनों में हल्की बारिश के बाद ठंड फिर से बढ़ने की संभावना है। दूसरी ओर राज्य के पश्चिमी हिस्सों में बन रहे एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कारण कई जिलों में दिन और रात का तापमान अभी भी नॉर्मल या नॉर्मल से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अभी मौसम सूखा है, जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर एक्टिव है। राजस्थान में इन दिनों हवा के पैटर्न में बदलाव के कारण पश्चिमी सतही हवाएं चल रही हैं, जिससे ठंड तेज नहीं हो पाई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा का पैटर्न बदलने और दक्षिण पूर्व से हवाएं चलने पर राजस्थान में ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। ऐसे में उत्तर से बर्फीली हवाओं के आने से पहले दक्षिणी हवाओं के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी जयपुर में हवा की स्पीड कम होने के कारण रात का टेम्परेचर 1.4 डिग्री उछलकर 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जयपुर समेत राज्य के ज्यादातर शहरों में हवा में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95% रही, जिससे मौसम में हल्की ठंडक बनी हुई है। हालांकि हवा के पैटर्न में बदलाव और हवा की स्पीड कम होने से कड़ाके की ठंड का दौर फिलहाल थम गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ 15 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और फिर ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने स्थानीय थाने में आरोपी 3 लड़कों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस को पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपियों ने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से पीड़िता से दोस्ती की। शुरुआत में एक लड़के ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे एक्सेप्ट करने के बाद चैटिंग और कॉलिंग शुरू हुई। पहली बार मिलने पर लड़के ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद पीड़िता ने उसे ब्लॉक कर दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद उसी लड़के ने दूसरी इंस्टाग्राम आईडी से रिक्वेस्ट भेजकर माफी मांगी और भरोसा दिलाया। बीते 25 सितंबर को आरोपी ने पीड़िता को माफी मांगने के बहाने एक कैफे में बुलाया। कैफे के बेसमेंट में बातचीत के दौरान आरोपी के 2 दोस्त खाने पीने का सामान, जिसमें कॉफी और केक शामिल थे, लेकर आए। पीड़िता की मां के आरोप के मुताबिक केक खाते ही पीड़िता को बेहोशी छाने लगी। बेहोशी की हालत में इंस्टाग्राम फ्रेंड ने अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग से गैंगरेप किया। जब पीड़िता को होश आया और उसने विरोध किया, तो आरोपियों ने मुंह दबाकर उसके साथ मारपीट की और धमकाते हुए कहा कि वे इसका वीडियो उसके माता पिता को भेज देंगे। रेप के बाद आरोपियों ने इस वीडियो के जरिए पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेलिंग से डरकर 26 सितंबर को पीड़िता ने घर में रखे 12,000 रुपए चोरी करके आरोपियों को दे दिए। रुपए कम होने पर आरोपियों ने दोबारा धमकाया और वापस कैफे में उसके साथ रेप किया। इसके बाद आरोपियों ने अलग अलग समय पर पीड़िता को ब्लैकमेल कर बार बार पैसों की मांग की, जिसके चलते पीड़िता को 3 से 4 बार पैसे और ज्वेलरी चोरी करके देनी पड़ी। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब 10 अक्टूबर को एक आरोपी ने पीड़िता की मां को कॉल किया। उसने मां को बताया कि उनके पास उनकी बेटी के कुछ अश्लील वीडियो और फोटो हैं। मिलने बुलाने पर आरोपी ने मोबाइल में पीड़िता के 2 आपत्तिजनक वीडियो और 5 से 6 न्यूड फोटो दिखाए। इन वीडियो फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर आरोपियों ने मां से 2 लाख रुपए की डिमांड की। घबराकर मां ने घर में रखे 70,000 रुपए आरोपियों को दे दिए।
हालांकि 1 नवंबर को दूसरे आरोपी ने फिर से कॉल कर धमकाया और जल्द बचे हुए रुपए देने को कहा, नहीं तो वीडियो को अश्लील वेबसाइट्स पर बेच देने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता की मां ने मंगलवार को थाने में तीनों लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। राज्य सरकार 10 दिसंबर को पहली बार आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस को विकसित राजस्थान के निर्माण में प्रवासी समुदाय की महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के बड़े मंच के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार शाम को मुख्यमंत्री कार्यालय में इस आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में कहा कि यह आयोजन केवल औपचारिक कार्यक्रम न होकर राज्य के विकास के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी समुदाय के सम्मान में प्रदेश में पहली बार आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करने जा रही है। ऐसे में इस भव्य आयोजन का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि यह आयोजन हर एक प्रवासी तक पहुंचे तथा यह दुनिया भर में फैले हमारे भाई बहनों को एक सूत्र में जोड़ने का ऐतिहासिक अवसर साबित हो। बैठक में बताया गया कि प्रवासी समुदाय को प्रदेश में उपलब्ध संभावनाओं से अवगत करवाने एवं उनके सुझाव साझा करने के लिए विभिन्न विषयों पर सेक्टोरल सत्र आयोजित होंगे। इन सत्रों में IIT, IIM, उद्योग समूहों, स्वास्थ्य संस्थानों तथा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा संवाद किया जाएगा। शिक्षा संबंधी सत्र में बिरला संस्थान, IIM, IIT, दिल्ली पब्लिक स्कूल, संयुक्त अरब अमीरात तथा स्वास्थ्य संबंधी सत्रों में यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान के निदेशक एवं टाटा 1mg के CFO सहित कई विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे। इसी तरह उद्योग सत्र में वेलस्पन इंडिया लिमिटेड एवं बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड, जल सत्र में इकोलैब इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जैसे कई संस्थाओं एवं विशेषज्ञों के द्वारा संवाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को सेक्टोरल सत्रों के लिए आमंत्रित वक्ताओं, प्रतिभागियों की सूची को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में राजस्थान की समृद्ध विरासत के साथ ही राजस्थान प्रदेश के विकास की झलक भी साझा की जाएगी। ऐसे में विकसित राजस्थान एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों, नवाचारों को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया जाए तथा सभी व्यवस्थाएं गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से पूरी की जाए। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विशेष रूप से प्रदेश की लोक कला एवं संस्कृति से जोड़ने तथा प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि जयपुर के JCC में होने वाले इस आयोजन के लिए सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, स्वागत एवं प्रोटोकॉल से संबंधित तैयारियों की विस्तृत योजना समय पर लागू की जाए। साथ ही कार्यक्रम के दौरान आतिथ्य, परिवहन, आवास, चिकित्सा एवं आपात सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदारियां तय की जाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाए जाने एवं प्रवासी राजस्थानियों के लिए विभाग के गठन की घोषणा की थी। इसी क्रम में आगामी 10 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस पर उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं जल विषय पर सेक्टोरल सत्र आयोजित किए जाएंगे तथा प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। युवा कांग्रेस ने वोट चोरी, कानून व्यवस्था और किसान मुआवजे जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा, लेकिन कम भीड़ और पुलिस की सख्ती के चलते प्रदर्शन कुछ ही मिनटों में समाप्त हो गया। युवा कांग्रेस के मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान बुधवार को पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हो गई। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें शहीद स्मारक पर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इससे नाराज कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए और मौके पर तनाव बढ़ गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्यभानु चिब, प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बसों में भरकर ले जाया गया। युवा कांग्रेस ने वोट चोरी, खराब कानून व्यवस्था और फसल खराबे के मुआवजे सहित कई मुद्दों को उठाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि छापेमारी तो की जा रही है, लेकिन कार्रवाई कहीं नजर नहीं आती। उन्होंने पूरे राजस्थान में सर करवाने को अव्यवहारिक बताते हुए हाल ही में हुई BLO की आत्महत्या पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि इस बार पिछले प्रदर्शनों की तुलना में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ कम दिखाई दी। इसका असर प्रदर्शन की अवधि पर भी पड़ा। मुख्यमंत्री आवास कूच का कार्यक्रम महज 8 से 15 मिनट में ही समाप्त हो गया।
पुलिस की सख्ती और कम जुटी भीड़ के कारण युवा कांग्रेस का यह घेराव अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया।